अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाहजेब। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी और मुशीरों के असासा-जात और शरीयत को ज़ाहिर करने पर हुकूमत यकीनन दाद की मुस्तहिक़ है। अब से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि गैर मुंतखब मुआविन ख़ुसूसी और मुशीरों के असासा-जात या उनकी दोहरी शोरियत बाकायदा तौर पर अवाम के सामने लाई गई हों। लेकिन इन तफसीलात के सामने आने के बाद जहाँ इन असासा-जात में मौजूद तजादात पर सवाल उठाए जा रहे हैं, वहीं चंद मुशीरों और मुआविन की दोहरी शरीयत सामने आने के बाद ये बहस जन्म ले रही है कि क्या मुंतखब और गैर मुंतखब काबीना के अराकीन के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए, क्योंकि दोहरी शरीयत रखने वाला कोई शख्स कौमी असम्बली या सेनेट का रुकन नहीं बन सकता, तो फिर काबीना का मेंबर कैसे बन सकता है, अहम फैसले कैसे कर सकता है। इस बहस में जाने से पहले ये अहम नुक्ता उठाना ज़रूरी है कि ये तफसीलात वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से एक ऐसे वक्त में सामने लाने का फैसला हुआ जब वफाकी काबीना के अहम रुकन वफाकी वज़ीर एविएशन गुलाम सरवर खान ने काबीना में दोहरी शहरियत के हामिल अराकीन का इंकशाफ प्रोग्राम बड़ी बात में करते हुए तनकीद की कि ऐसे लोग भी काबीना के रुकन हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता। असूलन तमाम जो मुआवने खुसूसी हैं उन्हें भी अपने एसेट्स डिक्लेयर करने चाहिए। ये ग्रे एरिया है हमारा। इस बात पे उंगली उठती है हम पे, हमारी कैबिनेट पे उंगलियां उठती हैं कि इसमें ऐसे लोग भी बैठे हैं जिनकी ड्यूल नेशनलिटी है। मेरी कैबिनेट में ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें मैं नहीं जानता, जिनके वेयर अबाउट्स मुझे नहीं पता, जिनके वेयर अबाउट्स आपको नहीं पता, जिनके वेयर अबाउट्स किसी पाकिस्तानी को नहीं पता, और वो कैबिनेट में बैठा है। ऐसे लोगों को अपनी थोड़ी सी वजाहत भी करनी चाहिए। हमने देखा है, पास्ट में भी देखा है कि लोग आए बैग उठा के वापस चले गए। इस प्रोग्राम के बाद ये मामला वफाकी काबीना में उठा, जहां फैसला हुआ कि तमाम मुशीरान और मुआविन ख़ुसूसी अपने असासों और शहरियत की तफसीलात सामने लेकर आएंगे। ज़्यादातर लोगों के, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है कोई 1 2 3 लोग हों जिनके ना हों। मुझे अपना पता है, वो मैंने आपको बता दिया कि मेरे तमाम असासे डिक्लेयर है, मेरे पास किसी और मुल्क की नेशनैलिटी नहीं है, मुझे अपना पता है। लेकिन दूसरे लोगों का भी मेरे ख्याल में ज़्यादातर के असासे जो हैं वो डिक्लेयर हैं, और अगर किसी के नहीं होंगे तो उसको बिल्कुल करने चाहिए। ये सरवर खान साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है। जो कानून कैबिनेट के एक मेंबर के लिए, वो दूसरे के लिए क्यों नहीं है? जब आप कैबिनेट में बैठते हैं तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शेयर करनी पड़नी है। अगर एक मेंबर के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दूसरे पे आप दोहरा मेयार कैसे रख सकते हैं? वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने बड़ी बात में दावा किया था कि उनके पास किसी और मुल्क की शहरियत नहीं, जो तकनीकी एतबार से दुरुस्त बात है। लेकिन जो तफसीलात अब सामने आई हैं उनके मुताबिक डॉक्टर शहबाज गिल अमरीकी ग्रीन कार्ड होल्डर हैं। इनके अलावा मुआविन ख़ुसूसी नदीम अफजल चंद कनाडा में मुस्तकिल राइज का स्टेटस रखते हैं। मुआविन ख़ुसूसी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी सैयद जुल्फ़ी बुखारी के पास बरतानवी शहरियत है। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म की मुआविन ख़ुसूसी बराए डिजिटल पाकिस्तान तानिया एदरस के पास कनाडा की पैदाइशी शहरियत है, जबकि वो सिंगापुर की भी मुस्तकिल रहायशी हैं। इसके अलावा मुआविन ख़ुसूसी बराए उमूर तवानाई शहजाद सैयद कासिम अमरीका के शहरी हैं, और मुआविन ख़ुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर भी अमरीकी शहरियत के हामिल हैं। अब अगर कानून की बात की जाए तो किसी मुशीर और मुआविन ख़ुसूसी की दोहरी शहरियत पर कोई कदगन नहीं है। यह बात भी अहम है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर मुल्क पाकिस्तान वापस आएँ और मुल्क के लिए काम करना चाहें तो उनके लिए एक कानूनी रास्ता भी मौजूद है जिसके ज़रिए उनकी खिदमात ली जा सकती हैं। लेकिन इमरान खान के माजी के बयानात को सुना जाए तो फिर सवाल उठता है कि अगर माजी के हुक्मरानों के अकामों पर तनकीद दुरुस्त थी तो क्या वही मयार उनकी अपनी काबीना पर भी लागू नहीं होना चाहिए? आप पाकिस्तान की असेंबली में बैठे हो और आप ड्यूल नेशनलिटी, मेरे अगर बाहर पैसे पड़े और जायदाद बाहर हो, मैं ऊपर जा रहा हूँ, पाकिस्तानी नीचे आ रहे हैं, इसलिए ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आप वजीर बने, आप मुल्क के फैसले करें और आपकी ड्यूल नेशनलिटी हो, ये नहीं हो सकता। जो आपकी वजारतें हैं वो सिर्फ उनके पास होनी चाहिए जिनका जीना मरना जिसका जीना मरना पाकिस्तान में वो पॉलिटिक्स कर। जो वजीर दाखिला है वो एक कामा लेके बैठा हुआ सऊदी अरेबिया का, नैब को मैं कहूंगा कि इसको इन्वेस्टिगेट करो। इमरान खान के यही बयानात अब अपोजिशन को मौके फराम कर रहे हैं कि जो तनकीद तहरीक इंसाफ माजी में उन पर करती रही, वही सवाल आज तहरीक इंसाफ से पूछे जा रहे हैं। अहम बात यह है कि यह सवाल सिर्फ अपोजिशन की जानिब से नहीं, खुद वफाकी काबीना के चंद अराकीन की जानिब से भी बार बार उठाया जा रहा है। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी, जो पहले भी गैर मुंतखब काबीना मेंबरान के असर रसूख और अहम फैसला साजी में शिरकत पर तनकीद कर चुके हैं, वो ये कह रहे हैं कि दोहरी शहरियत के हामिल अफराद अगर पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बन सकते तो फिर काबीना का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। साथ ही साथ फवाद चौधरी ने गैर मुंतखब अरकान काबीना जो हैं उनके मफादात के टकराव का मामला भी उठाया।
तो बहुत लोग जो है वो मुल्क से बाहर हैं, दोहरी शहरियत के हामिल हैं, उनकी वफादारी का मामला नहीं है, लेकिन इनकी डिक्लेरेशन जो है वो इसलिए ज़रूरी थी कि जो लोग फैसला साजी में होते हैं उनका पता होना चाहिए लोगों को कि वो कौन लोग हैं, किस मुल्क के वो शहरी हैं, और उनके एसेट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स का पता होना चाहिए आम आदमी को। लिहाजा ये जो वज़ीर आज़म साहब का इक़दाम है ये बड़ा तारीखी इक़दाम है, और इसके नतीजे में तमाम लोगों को अब अपनी जो इंटरेस्ट हैं वो ज़ाहिर करने पड़े हैं। अब अगर बात करें मफादात के टकराव की, जिस पर हम कई प्रोग्रामात पहले भी कर चुके हैं, मुआवन ख़ुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर के असासाजात की मालियत 2 अरब 75 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। इसके अलावा पाकिस्तान के अलावा उनके बैरून मुल्क भी काफ़ी जायदादें हैं, और बैरून मुल्क 2 दर्जन से ज़्यादा कंपनीज हैं। पाकिस्तान में भी वो काफ़ी कंपनीज के शेयर होल्डर हैं। पावर सेक्टर में उनके शेयर्स और कंपनी पर पहले भी कई सवालात उठ चुके हैं, और हाल ही में पेट्रोल बहरान के बाद जिस तरह तेल कंपनियों को कीमतों में इजाफे से फायदा पहुंचाया गया, इस पर भी काबीना और अदालत दोनों सवालात उठा चुके हैं। और यह सवाल अब शिद्दत से किया जा रहा है कि नदीम बाबर साहब पावर सेक्टर में कई कंपनियों के शेयर होल्डर हैं, तो वो कैसे इसी सेक्टर में अहम फैसले कर सकते हैं। एंग्रो पावर को 10 बिलियन, निशात पावर जिनको 2.8 बिलियन, ओरिएंट पावर नदीम बाबर साहब की 1.4 बिलियन, रोश पावर रजाक दाऊद साहब की 1 बिलियन। ये सिर्फ जो सकूक अभी आपने पेमेंट्स रिलीज किए हैं इस हफ्ते, या इन कंपनीज, ये कंपनीज जब चलेंगी, इन्होंने बिजली या पैदा करनी है तो इनको पैसे, जो भी कंपनीज है जिन्होंने बिजली पैदा करनी है उनको पैसे मिलेंगे। आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नजर नहीं आता कि ईसीसी में भी यही साहिबान बैठे होते हैं, आपकी वजारत में बैठे होते हैं, फैसले ले रहे हैं। इनमें से किसी शख्स का ताल्लुक हमारी बिजली के साथ नहीं है, बिजली के महकमे के साथ, पावर मिनिस्ट्री के साथ नहीं है। बिल्कुल, वो पेट्रोलियम के है ना, पेट्रोलियम के साथ है, और उनका वो और कहीं पे भी और कहीं पे भी वो आके डिसीजन मेकिंग में नहीं आते। में टेबल तो शेयर करते होंगे, टेबल जब होते हैं वो या चले जाते हैं, यहां पे इन चीजों पे वो नहीं बैठते हैं। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म के मुशीरों और मामलीन ख़ुसूसी की तरफ से हुकूमत को जमा कराए गए असासाजात की तफसील में उनकी तरफ से हुकूमत पाकिस्तान को अदा किए गए टैक्सेस की तफसीलात मौजूद नहीं, जबकि अक्सरियत की तरफ से अपने असासों की मालियत को मार्केट वैल्यू से भी कम जाहिर किया गया है। मुशीर ख़जाना डॉक्टर रफ़ीक शेख ने अपने नाम ज़मीन की मद में 20 M और अहलिया के नाम 103 M लिखा है, लेकिन यह वाज़ेह नहीं कि M से मुराद मरला है या मुरब्बा। इसी तरह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा के असासाजात में उनके बच्चों के असासाजात का जिक्र मौजूद नहीं, जबकि उन्होंने 2016 मॉडल जिस टोयोटा प्राडो ZX की कीमत 30 लाख रुपए लिखी है, उसकी मार्केट वैल्यू 3 करोड़ के करीब है। बाबर अमान ने अपने असासाजात में बेटे के नाम इस्लामाबाद के सेक्टर I-11 में 2 प्लाटों की कीमत बेतरतीब 31 लाख और 29 लाख जो है वो दर्ज की है, लेकिन प्लाटों का साइज नहीं बताया, और इसी सेक्टर में 5 मरले के प्लाट की असल कीमत 90 लाख रुपए है। अब ये बात तो यकीनन काबिल तहसीन है कि तमाम मावनीन ख़ुसूसी और मुशीरान ने ना सिर्फ अपने बल्कि अहल खाना के असासों की तफसीलात भी दी हैं, लेकिन अब नए सवालात उठ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए एहतिसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर की तफसीलात के मुताबिक असासाजात की कि उनकी अहलिया को विरासत में स्पेन में एक फ्लैट मिला और उनकी अहलिया माली एतबार से खुद मुख्तार है, अलग से टैक्सेस भी वो फाइल करती हैं, जिस पे सवाल ये हो रहा है कि जस्टिस काजी फायज ईसा केस में उनकी अहलिया की प्रॉपर्टी के मामले में हुकूमत का मौक़िफ़ ये था कि पब्लिक ऑफिस होल्डर की अपनी और ख़ानदान की जायदाद और ज़राए आमदन जानना एक आम शहरी का हक है। तो क्या अब वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी और मुशीरान भी असासाजात सामने आने के बाद अपने ज़राए आमदन और मनी ट्रेल सामने लाएंगे? क्योंकि ये वो सवाल है जो कानून के तहत ज़रूरी नहीं, लेकिन तहरीक इंसाफ के बयानिए और उसूली मौक़िफ़ को देखते हुए उनके जवाब सामने आना लाजमी है। खुसूसन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दोहरी शरीयत पर बयानिया अब हुकूमत के लिए तनकीद का बायस बन रहा है, जिसमें 2018 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी अहम है, जहां अदालत ने हुकूमत को हुक्म दिया था कि दोहरी शरीयत के हामिल अफराद को अहम हुकूमती ओहदे ना दिए जाएं। वफाकी और सूबाई हुकूमतों में 1000 से ज़्यादा दोहरी शरीयत के हामिल अफसरान की शिनाख्त के बाद इस अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को हिदायत जारी की थी कि अहम ओहदों की एक ऐसी लिस्ट बनाई जाए जिस पर दोहरी शरीयत के हामिल अफराद को तैनात ना किया जाए। अहम मामला है जिसमें वफाकी काबीना के अंदर के इख्तिलाफात का मामला भी मौजूद है। इन तमाम मामला पर बात करेंगे। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। और नाज़रीन, इन तमाम मामला पर बात करेंगे। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है।
सही जुल्फ़िकार बुखारी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सुबह से फिर ख़बरों में हैं आप, बशमूल आपके जितने भी SAPMs हैं या मुशीरान हैं। अब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था आप लोगों को कि अपनी शहरियत जो है, जिनकी भी सिटीज़नशिप है, ड्यूल सिटीज़नशिप है, वो भी डिक्लेयर करें, असासे भी करें। वो हो गया, लेकिन बात बनने की बजाय मज़ीद बिगड़ गई है। अब आपसे मुतालबा ये किया जा रहा है कि या तो आप काबीना में रहें और या अपनी जो दोहरी शरीयत है उसे आप छोड़ दें। तो आप दोहरी शरीयत छोड़ने के लिए तैयार हैं? देखें, वो तो जो भी PM का हुक्म हो हम करने के लिए तैयार हैं। दोहरी शरीयत क्या, हम पासपोर्ट 1 सेकंड में देने के लिए तैयार हैं, इसमें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन बात असल में ये नहीं है आदिल भाई, बात ये है कि जी ऑपोजिशन ये इस गलत फहमी में कि जी जो वो मुतालबा करें हम करने के लिए तैयार हैं। जो भी कानून के मुताबिक होगा वही होगा। अब कानून के मुताबिक अनफॉर्चुनेटली उनके लिए ये है कि एक साकिब निसार साहब की एक जजमेंट है, जो मेरा ही केस था सुप्रीम कोर्ट में, कि वो कि SAPMs ड्यूल नेशनैलिटी रख सकते हैं या नहीं। और वो आपको भी पता है, उन दिनों में आपने भी बड़ी सपोर्ट की थी कि वो केस हम जीते थे और ड्यूल नेशनल्स को बिल्कुल इजाजत मिली थी। तो इसमें तो कोई बहस ही नहीं रही। अब इसमें नून लीग रोए पिटे, PPP जो मर्जी करे, जो लॉ है वो लॉ के मुताबिक हम जा रहे हैं। या तो ये हो कि कोई चीज हमसे कोई लीक हो गई हो, जैसे एहसन इकबाल साहब का इकामा लीक हो गया था, निकल गया था, वो एक और बात होती है, लेकिन जब खुद डिक्लेयर किया हुआ है इसमें कौन सा मसला है। ठीक, अच्छा जुल्फी साहब, इसमें 2-3 चीजें। एक तो यह है कि बिल्कुल जिस तरह आपके केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था, लेकिन जो एतराज ये उठाया जा रहा है ये सिर्फ नून लीग की वजह से नहीं कि और आपने ये खुद भी कहा कि अगर वज़ीर आज़म साहब समझते हैं, जिस तरह आप सबसे उन्हें कहा कि सब कुछ डिक्लेयर कर दें, आप लोगों ने कर दिया, और अगर आपको वो कहें कि ये दोहरी शरीयत छोड़ दें तो आप उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन मॉरली स्पीकिंग अगर ड्यूल सिटीजन जो है वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बन सकता, तो एतराज ये उठाया जा रहा है कि काबीना में बैठकर कैसे अहम फैसले किए जा सकते हैं, जो कि कानून कोई नहीं है लेकिन इखलाकियात, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब का खुद भी माजी में एक मौक़िफ़ ये रहा है। देखिए आदिल भाई, जो असेंबली की बात होती है उस पर ड्यूल नेशनल को इस वक्त पाकिस्तान में कानून के मुताबिक वो नहीं कर सकते। जहाँ तक कैबिनेट की बात है, देखें हमारी कोई डिसीजन या फैसले कैबिनेट में नहीं होते, फैसले एक ही बंदा करता है, वो वजीर आजम पाकिस्तान है कैबिनेट में। हम अगर किसी चीज के लिए बुलाए जाए कैबिनेट के अंदर, वो बाय इनविटेशन होती है। मैं कैबिनेट का मेंबर नहीं हूँ, बाकी सारे SAPMs कैबिनेट के मेंबर नहीं है। हम बाय स्पेशल इनविटेशन हर हफ्ते या जब भी बुलाए, बल्कि कई तो हर हफ्ते भी नहीं, वो आपको बुलाया जाता है। जैसे सेक्रेटरीज को बुलाया जाता है, वो भी कैबिनेट के मेंबर तो नहीं है लेकिन उनको बुलाया जाता है। और PM के, प्राइम मिनिस्टर के रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक वो जिस मर्जी दुनिया के किसी हिस्से में भी उनको कैबिनेट में लेके आ सकते हैं बाय इनविटेशन। तो ये रूल्स ऑफ बिजनेस हैं। क्या इसाक डार कैबिनेट का मेंबर, वो पार्लियामेंट का मेंबर था? डिफेक्टो PM नवाज शरीफ साहब का पूरा चलाता हुआ साहब, चले डार साहब एक वक्त में सेनेटर थे, लेकिन यहाँ पर मैं आपकी तवज्जो दूसरी जानिब भी दिलाना चाहता हूँ। चले आपके मामले में तो हम ये बात नहीं कर सकते, लेकिन ऑफ इंटरेस्ट जिस तरह कुछ ऐसे PM है, नदीम बाबर साहब हैं, कि उनके शेयर्स हैं पावर कंपनीज में, सब कुछ अब सामने आ गया है, लेकिन वो बैठ के वही फैसले कर रहे हैं। तो कम अज़ कम इस पर तो हुकूमत को कुछ करना चाहिए कि उन्हें कहें कि जनाब या आप ये शेयर होल्डिंग्स अपनी छोड़ दें और या फिर काबीना का पोर्टफोलियो अपना छोड़ दें। देखिए मैंने ना उनकी स्टेटमेंट देखी है, ना मुझे एग्जैक्टली एनर्जी का मैं झूठ बोल रहा हूँ कि मुझे इतना कुछ डिटेल में पता हो कि वो अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आता है या नहीं, वो किस एनर्जी सेक्टर में है, किस में नहीं है। बात ये है कि आई थिंक हमें इस चीज पे शक नहीं करना चाहिए कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आई थिंक प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी से ही वाजे कर दिया है कि वो चाहे जो भी हो, अगर उनको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और उनको उनके बिजनेस को फायदा मिल रहा हो और मुल्क को नहीं मिल रहा हो। आपने देखा है कि शुगर इंक्वायरी जो थी, तो PM ने इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था, जहां उन्होंने देखा था कि कोई चीज गलत हो रही है। तो अगर कोई चीज गलत हुई भी हो तो वो सामने लेके आए, लेकिन सिर्फ एक इंसान को ऐसे ही सेंसेशनलाइज करना आई थिंक इज अनफेयर जी।
ठीक। अच्छा जुल्फी साहब, आपसे बड़ा एक अहम सवाल अभी मैं करने जा रहा हूं कि ये पूरा जो एपिसोड है, अब सबको पता था जब से आपकी गवर्नमेंट आई है कौन कौन ड्यूल नेशनल है, कौन कौन नहीं है, काफ़ी चीज़ें डिक्लेयर भी हो गई थी, लेकिन इस सब कुछ से हम क्या जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, मिलियंस ऑफ पाकिस्तानीज़ हैं जो बिलियंस ऑफ रेमिटेंसेज हमें भिजवाते हैं, आर वी नॉट पुशिंग देम अवे कि जी आप ये मुल्क आपके लिए नहीं है, एक दफ़ा आप पाकिस्तान छोड़ गए आप वापस नहीं आ सकते, क्योंकि एक बिल्कुल एक धब्बा सा बन गया ड्यूल नेशनलिटी पाकिस्तान में। जिस तरह से डिस्कशंस उस पर हो रही हैं वो अंडरस्टैंडेबल है कि कैबिनेट के कुछ फैसले ऐसे होते हैं शायद वो उनमें ड्यूल नेशनल को शामिल नहीं होना चाहिए, लेकिन ओवरऑल तो एक मैसेज ये दिया जा रहा है कि अगर आप दोहरी शरीयत के हामिल हैं तो पाकिस्तान के दरवाजे आप पे बंद हो चुके हैं। आदिल भाई, मैं आपको बिल्कुल एक नॉन इमोशनल तरीके से ये कह रहा हूँ कि मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से वजीर आजम साहब ने ओवरसीज के लिए वो खड़े हुए हैं और जिस तरीके से ओवरसीज वजीर आजम साहब के साथ खड़ी हुई है सबसे पहले सबसे आखिर तक, लेकिन उसके बावजूद जो बाकी जो सारी जो पार्टीज हैं जो ओवरसीज पाकिस्तानी जैसे आप कह रहे हैं उनको ऐसे बना दिए जैसे कि वो इंसान ही नहीं है, पाकिस्तानी तो दूर की बात। मतलब मैं तो बड़ा डिसहार्टन हुआ, मेरे तो कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कल पासपोर्ट दे दूं, अल्लाह ने मुझे दिया है, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस तरफ हूं। लेकिन वो बेचारे जो बाहर मेहनत करते हैं, हर रात पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं, अपने यूनिवर्सिटीज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, जब पाकिस्तान की बात आती है खड़े हो जाते हैं, मतलब उन पे क्या गुजरी होगी कि इस वक्त पाकिस्तान में पूरा मीडिया उनके जैसे कि एक विच हंट हो, हाँ, कि उनके पीछे लगे हुए हैं। मैं तो समझता हूँ ये बहुत डिमोरलाइजिंग है कि लोग वहां अपनी नौकरियां छोड़ के आए हैं और पाकिस्तान को सर्व करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं यहाँ, और उसी वही लोग पाकिस्तान में, सब नहीं लेकिन ये एक दो पार्टीज, उनने ये हालात उनके लिए बना दिए कि मतलब है कि ओवरसीज पाकिस्तानी ऐसा एक बना दिया है कि जैसे पता नहीं आप कोई क्रिमिनल लोग हैं। और बात यह है कि पनाह आप हम लोगों से लेते हैं, बाहर मुल्क से जाके भाग के पैसे आप हमारे मंगवाते हैं, $23 बिलियन हर साल आप लेते हैं और मुल्क चलता है उससे, लेकिन आप करीब ना आए कभी पाकिस्तान के, क्योंकि आप लोग काबिल नहीं है, आप लोग वफादार नहीं है, आप लोग पाकिस्तान के लॉयल नहीं है, पेट्रियाटिक नहीं है। मतलब ये कैसे मेक सेंस? और ये अपने आप को कहते हैं कि हम हमारे पास सिर्फ पाकिस्तानी पासपोर्ट है, हम ओथ लेते हैं। जिसने ये इन ओथ लिए जो ये बड़े बड़े नाम है, कौन सा ओथ इन्हें लिए? पाकिस्तान को लूटने का। 20 साल में इन्हें ओथ लेके कौन सा कमाल किया कि मैं कहूँ कि जी वाकई मैं इसके साथ मैं इसकी तरह बनना चाहता हूँ। कि इसने क्या ओथ किस चीज का लिया है? जिन ने ओथ लिया हुआ है आजकल वो एक क्रिमिनल की तरह बाहर भागा हुआ है, पनाह ले रहा है बाहर मुल्कों में। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि ये किस हमें रिडिक्यूल करते हैं और खुद अपनी हरकतें नहीं देखी पिछले 20 सालों में। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फी बुखारी साहब। नाज़रीन, बड़ा अहम उन्होंने यहाँ पे पॉइंट उठाया जुल्फी बुखारी साहब ने कि जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, मिलियंस मतलब बिलियंस ऑफ रेमिटेंसेस वो हमें भेजते हैं, तो इस पूरे अमल में कम से कम इसका ख्याल रखा जाए कि उनकी लॉयल्टी पर, उनकी वफादारी पर पाकिस्तान से वो सवालिया निशान न लगाएं, और अगर इमरान खान उन्हें आज कहें तो वो किसी भी वक्त सेकंड भी नहीं लगाएंगे और उनकी जो बरतानी शरीयत है वो छोड़ने के लिए तैयार हैं। इस वक्त हमारे साथ विफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं। चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपका इस पर एक उसूली मौक़िफ़ शुरू से एक रहा है कि ऑल्दो जो पाकिस्तानी कवानीन है या जो भी अभी तक कोर्ट के फैसले आए हैं उसमें कोई कदगन नहीं है, मुआवने खुसूसी भी बन सकते हैं, मुशीर भी बन सकते हैं दोहरी शरीयत वाले, लेकिन आप क्यों समझते हैं कि उनको खुद जो है वो काबीना में नहीं बैठना चाहिए और या उनको शरीयत अपनी जो है वो तर्क कर देनी चाहिए? नहीं, देखिए, ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमेशा इस तरह ये मौक़िफ़ जो है वो रखा है और पीटीआई का ये मौक़िफ़ रहा है, लेकिन असल में यहाँ पे 2-3 ये जो इशू है ये इतना सादा नहीं है। इसमें देखें 2-3 लीगल इसकी आप समझिए स्टेजेस हैं या बाइफर्केशन है, तकसीम है कानूनी तौर के ऊपर। एक है कि आप पहली बात तो ये है इलेक्टेड लोगों के ऊपर आर्टिकल 62 में आइन ने लिख दिया कि वो डुअल नेशनल नहीं हो सकते, लिहाजा इलेक्टेड बॉडी तो पूरी आउट हो गई, वो डुअल नेशनल जो है वो नहीं लग सकते। दूसरा ये कहा गया कि जो एडवाइजर्स हैं वो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, 5 लोग जो हैं वो भी डुअल नेशनल नहीं हो सकते। जो SAPM है इनकी जो एक क्वालिफिकेशन है वो ये है कि उनके ऊपर ये कदगन नहीं है कि वो डुअल नेशनल हो सकते हैं।
सकते हैं या एक्चुअली वो फॉरेनर्स भी हो सकते हैं। तो लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो असूल है वो ये है कि जो लोग आप मुआवनत तो ले सकते हैं एक्सपर्ट्स की फैसले में, लेकिन फैसला करने का इख्तियार जो है वो इलेक्टेड लोगों के पास रहेगा। और इसलिए जो SAPM है वो फैसला साजी में तो मुआवन रहेंगे, असिस्ट करेंगे, लेकिन फैसले नहीं करेंगे। ये एक बुनियादी असूल है जिस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, और वही असूल जो है वो यहाँ पे भी अप्लाई होता है इस सारे कज़िये के ऊपर। ठीक, तो इसमें चोई साहब देखें, 2-3 ऐसी शख्सियात हैं जो कि हमें पता है कि वो खुद तो कहते हैं फैसला साजी में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन दे आर हैवीली इन्वॉल्व। तो उनको आप ज़ाती तौर पर क्या समझते हैं? क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है इमरान खान साहब के अपने पुराने स्टांस से भी क्लैश कर रहा है कि वो समझते थे कि फैसला साजी करने वाले, काबीना में बैठने वाले लोग जो हैं वो दोहरी शरीयत के हामिल नहीं होने चाहिए। क्या करना चाहिए अस खुद इन लोगों को? देखिए, ये तो एक मामला है जो कि सुप्रीम कोर्ट शायद फाइनली तौर के ऊपर डिसाइड करेगी कि जो डुअल नेशनल्स हैं उनको क्या आप SAPM अगर वो बनते हैं तो वो फिर काबीना के इजलास अटेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि काबीना तो डिसीजन मेकिंग का एक फोरम है। वो स्पेशल इन्विटेशन के ऊपर आते हैं। वो फेडरल कैबिनेट जो आर्टिकल 91 में डिफाइंड है वो तो प्राइम मिनिस्टर और फेडरल मिनिस्टर्स के ऊपर है। बाकी जो लोग हैं वो बाय इनविटेशन आते हैं। अब सवाल ये है कि क्या बाय इनविटेशन भी SAPM जो है उनको आप काबीना में बुला सकते हैं या नहीं बुला सकते, ये एक कानूनी नुक्ता होगा जो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी। अच्छा, इसमें जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की भी बातें हैं। नदीम बाबर साहब के जो एसेट सामने आए हैं वो देख लें आपके, वही पावर सेक्टर में उनके शेयर्स हैं काफ़ी, उनकी कंपनियां जितनी सामने अब आ चुकी हैं। तो उसूली तौर पर इमरान खान साहब का यही मौक़िफ़ रहा था कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे भी कि ऐसे फैसले ऐसे लोगों ने नहीं करने जो कि इनडायरेक्टली वो ख़ुद को फ़ायदा या नुकसान उससे पहुंचा सकते हैं। तो ये तो एक दोहरी शरीयत का एक अलग बहस है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पर भी अब मज़ीद सवाल उठ रहे हैं कि जो असासाजात सामने आए हैं उनकी भी मनी ट्रेल भी सामने लाई जाए और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को भी ज़रा वाज़े किया जाए। यहाँ पर ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ये भी काफ़ी, वैसे मैं समझता हूँ कि मिसअंडरस्टूड टर्म बन गई है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपने नदीम बाबर जो है वो एनर्जी पे आपने उनको मशवरा लेना है और उन्होंने खुद जिंदगी में एनर्जी के ऊपर काम ही नहीं किया हुआ, उनकी कोई कंपनी नहीं है, उनका बिजनेस ही नहीं है, तो वो फिर कैसे एक्सपर्ट हुए? सो मुझे नहीं फ्रेंकली पता कि जो लोग जिनका इससे कैसे जो वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिजॉल्व होगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं मीडिया के ऊपर आदिल शाह ज़ेब साहब को कहता हूँ कि मुझे आगे मशवरा दें एंड यू विल बी माय स्पेशल असिस्टेंट ऑन मीडिया। अब अगर आपने जो है वो टीवी के ऊपर जॉब ही नहीं की हुई, आपको टीवी का ही नहीं पता, तो फिर आप कैसे मुझे मशवरा देंगे? लिहाजा ये जो थोड़ा सा डिफरेंट, अगर मेरा अपना टीवी चैनल है और मैं आपका एडवाइजर इन्फॉर्मेशन बन जाता हूँ तो मुझे तो फिर जाहिर बात है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो है ना, वो मुझे डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। अगर मैं इश्तिहारात दूंगा तो अपने चैनल को ज्यादा दे दूंगा। ये सेकंड पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो डिक्लेरेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट। ये जो असल काम PM साहब ने जो किया है बड़ा, और इस कैबिनेट ने जो किया है बड़ा, वो ये किया है कि ये जो डिक्लेरेशन है कॉन्फ्लिक्ट्स की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसको जो है वो आना, इसका लोगों के सामने आना बड़ा जरूरी है कि जो लोग डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं वो कौन है, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका कॉन्फ्लिक्ट क्या है, वो सामने आना है। फिर दूसरी बात ये है कि ये वेबसाइट के ऊपर तो आ गए हैं ये जो आपके एसेट्स हैं, लेकिन अंडर आपके लॉ, हमारे लॉ के FBR में भी पाकिस्तानी जो चाहे बाहर उसके असासे हों यहाँ पे हों, उसे FBR में भी डिक्लेयर करने होते हैं और FBR में डिक्लेरेशन ज्यादा पेचीदा है। तो आप देखते हैं कि जो अगला मामला जो आएगा वो कैसे आएगा। ठीक, इसमें फवाद चोई साहब, एक जो जुल्फी बुखारी साहब भी हमारे साथ शो में थे, उन्होंने एक मामला उठाया कि ये तो चले हमारे इंडिविजुअल्स का मामला है, हम कल छोड़ देंगे दोहरी शरीयत, इतना मसला नहीं है, लेकिन इस पूरे अमल में जिस तरह से ओवरसीज़ जो मिलियंस ऑफ पाकिस्तानी, आप खुद भी US और UK जाते रहे हैं, उनको क्या एक मैसेज मिल रहा है कि जी पाकिस्तान इज़ नॉट फॉर यू, दे हैव बीन पुश्ड अवे, मतलब जिस तरह से डिस्कशंस हो रही हैं टीवी पे और पूरे उससे, उनको क्या मैसेज जा रहा है इससे? देखिए जी, वफादारी के ऊपर तो कोई दो राय नहीं है। मेरे नज़र में जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो पाकिस्तान का एक्चुअली ज़्यादा ख्याल करते हैं, पाकिस्तान में रहने वालों से ज़्यादा वो उनका जो है वो एक है। लेकिन इशू ये है कि क्या पॉलिटिकल ऑफिस जो है वो डुअल नेशनल्स को दिया जा सकता है?
ये एक डिबेटेबल बात है। इसमें दोनों तरफ जो है वो आर्गुमेंट्स हैं। उसकी वजह यह है कि देखिए ना, एक आदमी अमेरिका से आए या लंदन से आए, यहाँ पे वो टॉप पॉलिटिकल पोजीशन ले ले और कल अपना बैग उठाए और वापस चला जाए, तो जो अकाउंटेबिलिटी है उसके जाने के बाद उसके फैसलों ने जिन्होंने क्वेश्चन होना है वो आप किससे पूछेंगे? उसके जो अकाउंट्स हैं, उसकी जो चीजें हैं वो आप किससे पूछेंगे? तो ये एक ट्रिकी है डुअल नेशनल्स को लिए। ठीक। और जोशी साहब, जाते जाते ये बता दीजिएगा कि अगर तो वो ऐसे ओहदे ले लेते हैं, चूंकि कानून में तो उसकी गुंजाइश मौजूद है, तो उनको फिर खुद चाहिए कि वो ड्यूल नेशनलिटी जो है वो छोड़ दें, क्योंकि प्रॉब्लम आप जैसे इलेक्टेड लोगों को और प्राइम मिनिस्टर के लिए पैदा हो रहा है। देखिए नहीं, मैं तो अगर होता तो मैं तो डुअल नेशनलिटी छोड़ देता। और मेरे ख्याल में जो अगर आप पाकिस्तान में कैबिनेट में हैं तो फिर आपको जो है वो, अगर आप कैबिनेट पोजीशन होल्ड करना चाहते हैं तो फिर आप डुअल नेशनल होना बड़ा मुश्किल है। फवाद चौधरी साहब, थैंक यू सो मच जॉइनिंग अस। नाज़रीन, बड़ी अहम गुफ्तगू, दो बड़े अहम वफाकी काबीना के जो मुआवन खुसूसी हैं, जुल्फ़ी बुखारी साहब जिनकी ख़ुद भी ड्यूल नेशनलिटी है, लेकिन उन्होंने हमारे प्रोग्राम में ऐलान किया कि अगर इमरान खान जब चाहें वो अपनी बरतानवी शहरियत छोड़ने के लिए तैयार हों। फवाद चौधरी साहब ने भी ये कहा कि कम अज़ कम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की जहाँ तक वफादारी है उस पर किसी किस्म के शक का इजहार नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन अगर कोई काबीना का हिस्सा बनता है, अहम फैसले करता है, तो ज़रूरी ये है कि उसकी जो भी दूसरी शहरियत हो उसूली तौर पर उसे छोड़ देनी चाहिए। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद अपोजिशन की बात करेंगे। एहसन इकबाल साहब हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। गवर्नेंस और मईशत को संभालने में मुकम्मल तौर पर कामयाब ना होने के बायस हुकूमत मुसलसल तनकीद, बल्कि शदीद तनकीद की जद में। एक तरफ इंतजामी और गवर्नेंस के मसाइल हैं, तो दूसरी जानिब अपने ही बयानात और इकदामात से हुकूमत बहरान दर बहरान खड़ा कर रही है। शुगर बहरान हो, गंदम बहरान हो, पेट्रोलियम बहरान और अब एविएशन का बहरान, एक ना ख़त्म होने वाली फहरिस्त है। बदकिस्मती ये है कि इन बहरान दर बहरानों का खमियाजा अवाम को ही भुगतना पड़ रहा है, और बादियों नज़र में इस अवाम का कोई सुनने वाला भी नहीं। अपोजिशन अवाम का दम जरूर भरती है, लेकिन कोई नेमुल बदल नहीं दे सकती, ना ही अब तक दिया गया है, ना ही बोरानों के अदवार में अपोजिशन ने यकजा होकर मुश्तरका हिकमत अमली पेश की, और ना ही हुकूमत मुखालिफ महाजों में सियासी यकसुई का मुजाहरा किया। माजी की मुतअद्दिद कोशिशों में नाकामी के बाद अब एक बार फिर अपोजिशन हुकूमत मुखालिफ लाए अमल तरतीब देने की तैयारी कर रही है। आज इसी हवाले से नून लीग के एक आला सतह के वफ्द ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो से मुलाकात की, और बिला आखिर उस APC के इनेकाद का ऐलान कर दिया गया जिसकी काफ़ी अरसे से उम्मीद लगाई जा रही थी। अपोजिशन के मुश्तरका मौक़िफ़ के मुताबिक ये APC ईद के बाद होगी, जिसमें हुकूमत को घर भेजकर अवाम की उमंगों की तर्जुमानी का इंतज़ाम किया जाएगा। अपोजिशन समझती है कि इस हुकूमत के कायम रहने से पाकिस्तान को शदीद दाखिली और ख़ारजी ख़तरात का सामना होगा। तो इन हालात में अपोजिशन की दो बड़ी जमातें मुत्तफ़िक़ हैं कि इस नाअहल हुकूमत से निजात हासिल करना पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम की उमंगों की तर्जुमानी है। इसके लिए इस हफ्ते हम इंशाल्लाह जॉइंट अपोजिशन कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास तमाम जमातों की मुशावरत के बाद इनेकाद करेंगे, और ईद उल अज़हा के बाद फौरी तौर पे ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें अपोजिशन जमातें जो मुल्क को इस वक्त दरपेश चैलेंज है इस हुकूमत के हाथों, इससे निजात के लिए अपना लाए अमल पेश करेंगी। अपोजिशन अपने इस मकसद में कितनी हद तक कामयाब होगी ये कहना तो अब कबल अज़ वक्त है, और ज़्यादा उम्मीद अफजा भी नहीं होना चाहिए अवाम को। अगर हुकूमत अपने मसाइल हल करने में नाकाम दिखाई देती है तो अपोजिशन का बैगेज भी आपसी अदम एतमाद से भरा पड़ा है। खुद अपोजिशन की गैर यकसू सियासत का गिला अपोजिशन के ही कायदीन बारहा करते रहे। मेरे ख्याल में अपोजिशन की बड़ी जमातें वो किरदार अदा नहीं कर सकी हैं कि जो हुकूमत को गिराने के लिए काफ़ी हों। प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हुआ तो बड़ी पार्टियां तकसीम, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ तो बड़ी पार्टियां तकसीम, सेनेट चेयरमैन के ख़िलाफ़ अदम एतमाद आया तो उनके मेंबरान गए,
आखिर वक्त तक हमें पता नहीं चल रहा था जी। ऐसी सूरत हाल में क्या हुकूमत को पोजीशन की इस नई पेशबंदी से कोई खतरा हो सकता है? वफाकी वजीर फवाद चौधरी ऐसा बिल्कुल नहीं समझते, बल्कि वो तो पोजीशन की APC को हलवा पार्टी की हद तक महदूद करने पर इक्तिफा कर रहे हैं। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं है, ऑल पार्टी हलवा ग्रुप पार्टी है और ये अपना खाएं शाएं आराम करें, हुकूमत को इससे कोई प्रॉब्लम है। APC में तो इस वक्त वो सारी जमातें आज हिस्सा ले रही हैं जिनकी कोई अवाम में साख नहीं है। जब ताहाल ओपोजिशन का लाएअमल वाज़े नहीं और हुकूमत भी ओपोजिशन को खतरा नहीं समझती, तो फिर ओपोजिशन के पास क्या ऑप्शंस हैं जिसके तहत हुकूमत का घेराव किया जाएगा? तावक्त तो अभी तक तो ओपोजिशन की अक्सर बड़ी जमातें जो हैं वो इन हाउस तब्दीली की मुखालिफ रही हैं, लेकिन 9 जुलाई को हमारे ही प्रोग्राम में मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने नए इलेक्शन के मुतालबे पर ओपोजिशन को यकजा करने का इशारा ज़रूर दिया था। ये जो इंतखाबात का मुतालबा है ये पीपल्स पार्टी की जानिब से क्यों नहीं सामने आ रहा? सिंध में उनकी गवर्नमेंट है, सिंध में वो, और गवर्नेंस के लिहाज से हमने कोरोना में भी देखा जिस तरह मुराद अली शाह को तारीफ़ें की गई, सब ने की। इस्लामाबाद से पहली दफ़ा कहीं पीपल्स पार्टी ने कोई अच्छे काम किए तो यहाँ पे एंकर्स ने बैठकर उनकी आखिरकार तारीफ़ें करना शुरू कर दी। लेकिन इस वक्त पीपल्स पार्टी नए इंतखाबात की बात नहीं कर रही, सिर्फ मुस्लिम लीग नून कर रही है। तो यही मैं कह रहा हूं कि एक पेज पर नहीं है अपोजिशन। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसीलिए हमने जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तजवीज़ इस वक्त ज़ेर गौर है और बहुत जल्द उसका इनेकाद भी इंशाल्लाह होगा। आज शहबाज शरीफ साहब की बिलावल भुट्टो साहब से भी इस हवाले से बातचीत हुई है। इसका मकसद ये है कि सारी अपोजिशन जमातें एक पेज पर आएँ और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नवीद कमर साहब मेरे साथ एक प्रोग्राम में थे। उन्होंने यही जो आपने खदशा दिया है उसके ऊपर उनसे सवाल जब किया गया, उन्होंने कहा कि अगर तमाम अपोजिशन जमातें मिलकर नए इंतखाबात का मुतालबा करती हैं तो हमें उस पर कोई इख्तलाफ नहीं होगा, हम उसकी हमायत करेंगे। लिहाजा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है वो यही है कि हम सब मिलकर एक कॉमन एजेंडे पर आएं और मुल्क को इस बहरान से निकालने के लिए कोई कौम की रहनुमाई के लिए मुतफिका लाएअमल इख्तियार करें। तो क्या ईद के बाद मुनक्किद की जाने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इसी 1 पॉइंट एजेंडे के गिर्द घूमेगी जिसके तहत सिर्फ और सिर्फ नए इंतखाबात के निकात को ही यकीनी बनाने की कोशिश की जाएगी? क्या ये हकीकत में मुमकिन भी है या अपोजिशन का एक और सियासी दाव जिसकी कामयाबी की पेशगोई करना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर है? इस हवाले से तफसीली बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन इकबाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बड़ी अहम आज आपके वफ्द की बिलावल भुट्टो से मुलाकात हुई, उसमें मैं ये जानना चाहूँगा, ये जो रूमर्स हैं कि शहबाज शरीफ साहब कुछ नाला हैं वो उनसे बजाते खुद मिलना नहीं चाह रहे थे, पहले तो उसको ज़रा क्लैरिफाई कर लें, फिर ये कि कितनी अहम ये मुलाकात साबित होगी आने वाले दिनों में, क्योंकि हमने ये देखा है कि अब तक अपोजिशन का जो भी जॉइंट एफर्ट हुआ वो कोई ज़्यादा फ्रूटफुल साबित नहीं हुआ। देखिए, पहले तो इस बात को मैं क्लैरिफाई करूंगा कि शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई और उन्होंने बहुत तफसील से जो पॉलिटिकल सूरत हाल है उस पर डिस्कशन की, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की तबीयत ठीक नहीं थी और आपको मालूम है कि चंद दिन पहले वो डिहाइड्रेशन की वजह से उन्हें ड्रिप भी लगाना पड़ी, तो डॉक्टर्स ने उन्हें आराम का मशवरा दिया है। इस वजह से वो खुद अवेलेबल नहीं थे, लेकिन उन्होंने पार्टी का एक सीनियर डेलीगेशन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के पास भेजा जिसको मैंने लीड किया। मेरे साथ अयाज सादिक साहब, ख्वाजा साद रफीक साहब थे और हमने दोनों अपोजिशन जमातों की जो हिकमत अमली है और फिर दीगर अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर मुल्क में एक ब्रॉड अपोजिशन की जॉइंट स्ट्रेटजी के हवाले से काफ़ी सीर हासिल गुफ्तगू की और जो APC जिस पर मामलात अभी गौर तलब थे, ये फैसला किया गया है कि एक जॉइंट ऑपोजिशन की कोऑर्डिनेशन कमेटी कायम कर दी गई है बल्कि, और उसका इसी रवां हफ्ते में इजलास होगा। और ये बात भी आज हमने तय की है कि ईद उल अजहा के फौरी बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की मीटिंग होगी। जो फर्क है आप पहले और अब का बता रहे हैं कि पहले भी होती रही। देखिए, पहले ऑपोजिशन जमातों में हुकूमत के खिलाफ तो यकीनन एक इत्तफाक था कि ये हुकूमत की पॉलिसियाँ ठीक नहीं है, लेकिन एक टाइमिंग के ऊपर इख्तलाफ था कि कब हुकूमत को जाना चाहिए। कुछ लोगों का ख्याल था कि 2-4 महीने में और वक्त देना चाहिए या शायद हालात बेहतर होंगे, साजगार होंगे, लेकिन अब कोई ऐसी अपोजिशन जमात नहीं है
कि जो ये कहती हो कि हम किसी किस्म की मजीद मोहलत इस हुकूमत को दें। एहसन इकबाल साहब, यहाँ पर आपने आइनी और जमहूरी रस्ते की बात की, वो तो इन हाउस चेंज है जो कि आपकी पार्टी शुरू दिन से उसकी मुखालफत कर रही है। आप नए इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के पास एक यूनिट, सिंध की गवर्नमेंट है, वो खुलकर अभी तक नए इंतखाबात का मुतालबा उन्होंने नहीं किया। ये यूनानिमिटी कहाँ पर आई? क्या पीपल्स पार्टी भी मुस्लिम लीग नून की तरह नए इंतखाबात का मुतालबा करेगी? देखिए, जो यूनानिमिटी है वो ये है कि तमाम जमातें ये समझती हैं कि इस हुकूमत को अब मज़ीद मोहलत देना मुल्क के लिए बहुत शदीद नुकसान का बायस, लिहाजा हमें किसी एक हिकमत अमली पे मुत्तफिक होना चाहिए जिससे हम मुल्क को इस गर्दाब से निकाल सकें। तो ये जो एक इत्तफाक राय है कि अब नो मोर टाइम फॉर दिस गवर्नमेंट, और हमें फौरी तौर पे कोई मुतबादल तलाश करना है, आईनी भी हो, जमहूरी भी हो। इसीलिए APC को बुलाया जा रहा है कि तमाम लीडरशिप मिलकर बैठकर किसी एक मौक़िफ़ पर इत्तफाक करे। उसके बाद फिर हम पॉलिटिकली, चूंकि पॉलिटिक्स के अंदर जो ऑप्शंस हैं वो राय आमा को हमवार करने से होती हैं। ये हुकूमत अब इतनी खोखली हो गई है कि इसका एक ढांचा खड़ा है, उसके अंदर ना रूह है ना जिस्म है, और ये शायद सिर्फ एक किसी आसरे की तलाश में है कि थोड़ा सा धक्का लगे तो ये खुद ही शायद हुकूमत छोड़ के भाग जाएंगे। ठीक, इसमें ऐसे इकबाल साहब के ये जो जिस ढांचे की आपने बात की, इसको तो चलें अपोजिशन किसी ना किसी तरह सपोज के धक्का दे दे, तो उसके बाद ओपोजिशन के पास क्या है? मतलब मैं इसीलिए ये सवाल बाल्फाज दीगर अल्फाज में दोहरा रहा हूँ कि क्या ऑप्शंस फिर क्या होंगे हमारे पास? क्या कुछ लाए अमल, कुछ ना कुछ आपने तय किया है? क्योंकि अगर खान साहब की गवर्नमेंट चली जाती है और आपके पास कुछ रेडी नहीं है तो अदम इस्तेकाम की तरफ खुदा न खास्ता हम ना चले जाए। ये पाकिस्तान में आइन जो है वो हमें हर सूरत हाल का हल देता है, और जो हमारी जमात का मौक़िफ़ है वो मैं पहले भी आपके साथ बयान कर चुका हूँ कि हम दयानतदारी के साथ समझते हैं कि 2018 का जो सेटअप है वो एक मसनूई सेटअप था। वो अपनी अफादियत खो बैठा है और साबित कर चुका है कि वो केपेबल नहीं है जो इस वक्त मुल्क के चैलेंजेस हैं उन्हें डील करने के लिए। लिहाजा हमारी दानिश में अगर हमने कोई मुस्तकिल बुनियादों पे हल तलाश करना है तो उसका रास्ता आज़ाद मुनसिफाना इंतखाब के जरिए ही होता है, जिस पर तमाम स्टेक होल्डर्स मुत्तफिक हों कि वो गैर मुतनाज़ा इलेक्शन हो, वो किसी एक नए बहरान का पेश खैमा ना हो। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि एक इकनॉमिक कंसेंसस के साथ, एक ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस के साथ हम इस मुल्क की पॉलिटिक्स को भी डेवलपमेंट के साथ अलाइन करें। इस मुल्क को हीलिंग की जरूरत है। देखिए, जितना हुकूमत ने 2 सालों में पाकिस्तान को फ्रैक्चर कर दिया है, मईशत को फ्रैक्चर कर दिया है, पॉलिटिक्स को फ्रैक्चर कर दिया है, सोसाइटी को फ्रैक्चर कर दिया है, हमें हीलर्स की जरूरत है, हमें यूनिफायर्स की जरूरत है। अगर आप इस मुल्क को मजीद तकसीम करेंगे, मजीद पोलराइज करेंगे, तो फिर हमारे लिए इस पोस्ट कोरोना सिनेरियो के अंदर मुल्क को नेगेटिव ग्रोथ से निकालना नामुमकिन हो जाएगा। ठीक, एहसन इकबाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद ख्वाजा बरादरान, ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा सलमान रफ़ीक का जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, बड़ा अहम तफसीली फैसला आया है। उस पर काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल बताया जा रहा है कि नैब के ख़िलाफ़ वो चार्जशीट है, उस पर तफसीली बात करेंगे लेकिन एक कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान में एहतसाब कवानीन को सियासी वफादारियाँ बदलवाने, सियासी पार्टियों को कमज़ोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। नैब की एक तरफा पॉलिसी इसके इमेज को मुतासिर कर रही है। एहतसाब ब्यूरो एक सियासी हल्के के खिलाफ कार्रवाई से गुरेजा नजर आता है, लेकिन दूसरी जानिब महीनों और साल बिना मुनासिब शवाहिद लोगों को कैद किया जाता रहा। नैब की गैर जानिबदारी मुतासिर हो रही है। मुल्क और कौम और सोसाइटी का नाकाबिल तलाफी नुकसान हो रहा है। ये तनकीद अब तक अपोजिशन की जानिब से होती रही, लेकिन ये अल्फाज अपोजिशन के नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हैं, जो नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक की जमानत के तफसीली फैसले के साथ साथ नैब पर एक बड़ी चार्जशीट की तरह सामने आए हैं और अपोजिशन के मौक़िफ़ को तक़वियत दे रहे हैं। आपको याद दिलाते चलें कि नैब ने ख्वाजा साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक को मुबैना तौर पर पैरागॉन स्कैंडल में गिरफ्तार किया था और इल्ज़ामात लगाए थे कि मुल्ज़िमान ने लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की इजाज़त के बगैर पैरागॉन सिटी लिमिटेड कंपनी बनाकर पैरागॉन सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च किया।
गैर कानूनी तौर पर ज़मीन हासिल की और लोगों से पैसे वसूल किए, लेकिन ना तो प्लाट दिए गए और ना ही पैसे वापस किए गए, जबकि अपनी बेनामी कंपनियों के जरिए ज़ाती अकाउंट्स में रकूम मुंतकिल की गई। जस्टिस मकबूल बाकिर के तहरीर करदा फैसले में नैब की जानिब से बनाए जाने वाले इस केस की कमजोरियों की निशानदही जो है उससे पहले एक मानी खेज जुमला जो है वो इस्तेमाल किया गया। ब्रिटिश फिलोसोफर जॉन स्टुअर्ट मिल को कोट करते हुए जस्टिस मकबूल बाकिर ने लिखा कि ऐसी रियासत जो लोगों को अच्छे मकासद के लिए ही बोना बनाए, उनके कद छोटे करे ताकि वो रियासत के आलाकार बने रहें, बाद में ये जानेगी कि छोटे कद के लोग कभी भी किसी अजीम काम को सरंजाम नहीं दे सकते। बड़े अहम कोट उन्होंने शामिल किया। जस्टिस मकबूल बाकिर ने नैब के इल्जामात का जायजा लेते हुए तहरीर किया कि नैब किसी भी तरह से ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक पर लगाए जाने वाले इल्जामात को साबित करने में नाकाम रहा। ना ही किसी भी तरह यह साबित किया जा सका कि इस केस में कोई गैर कानूनी काम हुआ। अदालती फैसले के मुताबिक तमाम शवाहिद और सबूतों को देखते हुए यह बात अब तक एक पुरस्रार मुअम्मा है कि नैब ने एक ऐसे केस में क्यों दिलचस्पी ली और मुल्जिमान को एक लंबे अरसे तक कैद में क्यों रखा जो कि एक सिविल मामला था। बड़े अहम रिमार्क्स हैं ये। अदालती फैसले के मुताबिक जिस तरीके से नैब ने इस केस को हैंडल किया उससे साफ जाहिर होता है कि इस इदारे को कानून की पासदारी की कोई परवाह नहीं। फैसले के मुताबिक इस केस के मरकजी गवाह कैसर अमीन भट्ट की जानिब से वादा माफ गवाह बनने के बाद नैब चेयरमैन की जानिब से माफी देने की इजाजत दी गई, लेकिन जब बयान में मुल्जिमान के खिलाफ मुनासिब मवाद नहीं मिला तो यह माफीनामा वापस ले लिया गया और बाद में एक और बयान रिकॉर्ड करवाया गया, लेकिन ना तो पहले वाले बयान का कोई जिक्र किया गया, ना ही मुल्जिमान को दूसरे बयान के बारे में आगाह किया गया जो खिलाफ कानून काम था। अदालत ने तहरीर यह किया है कि मुल्जिमान ने नैब के तमाम सवालात के जवाब दिए, अपने बैंक रिकॉर्ड दिए, लेकिन उन मालूमात के बाद भी नैब अपना केस जो है वो मजबूत करने में नाकाम रहा। फैसले के मुताबिक नैब ने तफ्तीश के दौरान भी गैर ज़रूरी सवालात किए और बज़ाहिर ये बुनियादी हुकूक को रोनने और आज़ादी से महरूमी और इंसानी वकार को मजरूह करने का केस है। नैब का इस सारे मामले में किरदार इस बात का एतराफ़ है कि वो कानून की पासदारी और बराबरी पर यकीन नहीं रखता जिसके तहत मुल्जिमान को एक लंबे अरसे तक कैद रखा गया। हालांकि गिरफ्तारी सिर्फ इसलिए ज़रूरी होती है जब मुल्जिमान की पेशी को यकीनी बनाने में मसाइल हों। अदालती फैसले के मुताबिक माजी में और मौजूदा एहतसाब कवानीन को मुतनाज़ा बनाया गया और सियासी वाबस्तगियाँ बदलवाने और सियासी जमातों को कमज़ोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा, जिसके बायस एहतसाब का अमल अच्छे नताइज देने की बजाय मुल्क और सोसाइटी को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान दे रहा है। अहम फैसला है जिसके बाद एक बार फिर ओपोजिशन के बयानिया को तकवीयत और हुकूमत के मौक़िफ़ पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अहम सवाल यह है कि क्या नैब कवानीन में तब्दीली पर हुकूमत और ओपोजिशन मुत्तफ़िक हो सकें या नैब यकतरफ़ा एहतसाब के तासुर को दूर कर सकेगा। ये आने वाला वक्त बता। आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।